हेलो बच्चों। हमने अब तक कंट्रासेप्टिव देख चुके हैं। अब हम टॉपिक देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो प्रेगनेंसी है इसको टर्मिनेट करने को ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या उसको अबॉर्शन, इंड्यूस अबॉर्शन कहते हैं। बिफोर फुल्ली डेवलप फीटस या फुल टर्म ऑफ फीटस या प्रेगनेंसी, इसका टर्मिनेट करने को ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। नियरली 45 to 50 million medical termination of pregnancy are performed in year all over the world। पूरे वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी पर ईयर होता है। तो इट्स टोटल नंबर ऑफ जितनी प्रेगनेंसी है उसके 1/5 पार्ट जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है वो प्रेगनेंसी। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नॉट बीइंग डिबेट अपॉन इन मेनी कंट्री ड्यू टू द इमोशनल, एथिकल एंड रिलीजियस सोशल इश्यू इन्वॉल्व इन इट। तो बहुत सी ऐसी कंट्री है जिसने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या अबॉर्शन को लीगल नहीं माना। इस पे कुछ डिबेट्स हुए बहुत सारी कंट्री में। ऐसा डिबेट्स क्यों है? बिकॉज ऑफ इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू के वजह से। गवर्नमेंट इन इंडिया लीगलाइज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन 1971। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 1971 में लीगलाइज कर दिया था और इसका अमेंडमेंट 2017 में हुआ था। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन किया गया था जिससे इसकी मिसयूज ना हो सके। जो अबॉर्शन है उसका मिसयूज ना हो, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई। ये रिस्ट्रिक्शन चेक करते हैं इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स रिपोर्टेड टू हाई इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड देखने को मिला था जब भी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में। तो इसको चेक करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें बाउंडेशन थोड़ा रखा गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। वाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आंसर, क्यों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग? क्यों? बिकॉज गेट रिड ऑफ अनवांटेड pregnancy either due to the unusual protected intercourse or failure of contraceptive use during the coitus और रेप्स। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है इसको इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसे बचने के लिए, जैसे रेप की वजह से या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने की वजह से या कंट्रासेप्टिव यूज किए हैं बट वो फेल हो गया है। तो अगर ड्यू टू दिस रीजन अगर इफ फीमेल बिकम प्रेग्नेंट तो इट विल बी राइट टू medical termination of pregnancy। Medical termination of pregnancy also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful। if female has continue pregnant तो it will be fatal for her and that child। तो इसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को इम्पोर्टेंट दिया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन आर कंसिडर रिलेटिव सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी की कराते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ में या इसको बोले 12 वीक में। 12 वीक के अंदर अगर टर्मिनेट करा सके या अबॉर्शन करा सके तो इट विल बी सेफ। जो अबॉर्शन है सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया तो मोर रिस्कियर हो जाएगा। ऑन वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन आर परफॉर्म इलीगली। इसका मिसयूज देखने को मिला कि जो अनक्वालिफाइड पीपल भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट विल बी नॉट सेफ। जो क्वालिफाइड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, ऐसे पीपल से हमें अबॉर्शन नहीं करवाना क्योंकि ये लाइफ के लिए फेटल हो सकता है। बट इट कुड बी फेटल टू। हाँ, अनदर डेंजरस ट्रेंड इज मिसयूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। दूसरा मिसयूज ये भी है कि एमनियोसिंथेसिस की वजह से हमें जो फीटस है उसका सेक्स पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल। अगर फीमेल है तो उसका फिर डिसाइड करा देते हैं। इसके वजह से भी
इसका मिसयूज बोला गया है। दूसरा, फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इज और मेडिकल प्रेगनेंसी ऑफ टर्मिनेशन करा दिया जाता है। ये टोटली लीगल के अगेंस्ट है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको अवॉइड करना है, जिससे वो मदर है एंड फीटस है दोनों भी डेंजरस से दूर रहें। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑफ on the need to be avoid unprotected coitus and risk factor involved in illegal abortion as well as provide more health care facility could reverse the mentioned unhealthy trends। तो हमें क्या करना है, तो हमें अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स को अवॉइड करना है अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो, जिससे और इलीगल अबॉर्शन नहीं करवाना है जिससे हेल्थ मेंटेन रहे। इससे ये सब जो फैक्टर्स हैं, प्रेगनेंसी, कंटिन्यूस प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, इसकी वजह से ये हेल्दी पर्सन भी अनहेल्दी हो जाता है, तो ये इससे हमें अवॉइड करनी है। अब हम देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन और डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू या के वजह से वो ट्रांसमिट करता है डिजीज़, जो डिजीज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ट्रांसफ़र होता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, तो उसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या वेनिरल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये 3 बोला जा सकता है। ठीक है, इसके जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उसके एग्जांपल्स उसमें आते हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल herpes, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, and of course most discussed infection in recent year HIV, leading AIDS of the most common sexually transmitted infections। AIDS जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। तो हम देखते हैं ये जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं ये किस किस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो रहे हैं ये डिजीज़, उनको हम देख लेंगे। तो ये गोनोरिया जो होता है ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है नेसेरिया गोनोरिया। सिफिलिस भी एक बैक्टीरिया है के थ्रू होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपेनुमा पैलिडियम। जेनिटल herpes जो होता है ये एक वायरस के थ्रू होता है, उसका नाम है herpes simplex वायरस। क्लैमिडियासिस जो होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस एंड जेनिटल वर्ड्स है, ये भी एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ट्रैकोमोनियासिस जो होता है ट्राइकोमोनास वेजिनालिसिस जो एक प्रोटोजोन्स है। हम आगे देखते हैं। HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर 8। HIV इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, अगर ये मतलब इसकी वजह से एड्स होता है। अगर किसी को एड्स हो गया उसके डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उसकी इम्यूनिटी पे, और जिससे इसकी इम्यूनिटी वीक हो गया उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और वो पर्सन ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता। Some of these infection like hepatitis B and HIV can also transmitted by the sharing of injectable needles। तो ये जो हेपेटाइटिस भी है और एड्स है ये ट्रांसमिटेड होता है नीडल्स के थ्रू और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अगर सर्जरी के बाद इसीलिए इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करके ही दूसरे पर्सन या दूसरे पेशेंट में यूज़ किया जाता है जिससे ये इन्फेक्शंस ना स्प्रेड हो। विथ इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड की ट्रांसफ्यूजन में भी ये दोनों डिजीज़ स्प्रेड हो सकते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अगर मदर प्रेग्नेंट है, अगर उसको एड्स है तो उसके फीटस को भी एड्स होगा ही। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल herpes एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। देखो ये जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ देखा हमने, ये अगर हम अर्ली डायग्नोस कर लें और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें तो हम कोई भी पर्सन उनको पूरी तरह क्योरेबल होगा। लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया या जेनिटल herpes हो गया या तो एड्स हो गया तो
इसे क्योर नहीं किया जा सकता, पेशेंट को मरना ही होगा। हाँ, वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकता है। ठीक है। अर्ली सिम्टम ऑफ दिस माइनर इंक्लूड, जो अर्ली सिम्टम होते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, इसमें क्या होता है, माइनर इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होंगे, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगी जेनाइटल ऑर्गन पे, जेनाइटल रीजन पे या ऑर्गन में इचिंग होगी, मतलब माइनर इचिंग होगी, और स्मॉल फ्लूइड डिस्चार्ज होंगे, स्लाइट पेन या स्वेलिंग हमें देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिसको हम ऑलमोस्ट नील इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये की वजह से हम लास्ट स्टेज में पता चलता है कि हमें ये डिजीज़ हुई रहती है, और हमारे जो सर्वाइव के चांसेस भी घट जाते हैं। इन्फेक्टेड फीमेल में बी ऑफ्टन असिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। अगर किसी मान लो किसी फीमेल को हुआ है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में से कुछ भी एक, कोई भी डिजीज़ हुआ है, तो वो सिम्टम्स दिखेंगे नहीं उसको, अर्ली स्टेज में वो सिम्टम्स दिखेंगे नहीं, काफ़ी टाइम के बाद 2-4 साल बाद उसे वो सिम्टम्स देखने मिलेंगे या कुछ महीने बाद देखने को मिलेंगे। तो अब्सेंस ऑफ लेस और सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन to social stigma attached to the sexually transmitted infection। तो या तो हमें सिम्टम्स मिलते हैं ना, या बहुत ही लेस अमाउंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अर्ली स्टेज में। इसके वजह से, और दूसरी वजह है कि वो पता चल गया इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो उससे सोशल डिस्टेंस लोग बनाने लगते हैं, तो उसको उस सोसाइटी से आउट कर दिया जाता है, मतलब वो सोसाइटी से एकदम निकाल दिया जाता है। तो इसलिए ये दो ऐसे रीजन्स हैं, एक तो या तो हमें सिम्टम्स ही नहीं पता होगा, दूसरा या सोशल स्टिग्मा की वजह से लोग क्या करते हैं, अगर उनको ये डिजीज़ हुई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुई है, तो भी वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते और दूसरे को बताते भी नहीं, जिसकी वजह से उनका खुद का ट्रीटमेंट तो हो भी नहीं पाता, साथ में वो लोगों को स्प्रेड भी करते रहते हैं। This could be lead to complication later which include the pelvic inflammatory disease। तो इसके वजह से कॉम्प्लिकेशन आएगा, उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होंगी, अबॉर्शंस करवाने पड़ेंगे, कंटिन्यूस बर्थ या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी कहाँ होती है, यूट्रस पे होती है, वहाँ ना होके कहीं और हो जाएगा, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब प्लेस ही इसका चेंज कर दिया, उसको ही बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी वो पूरी तरह से फीटस डेवलप नहीं हो पाएगा, तो भी और इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या इसके वजह से लोग ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, और जब ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, तो लास्ट में उनको अबॉर्शन कराना पड़ेगा, या कंटिन्यूस बर्थ होगा, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या तो कैंसर हो जाएगा। ये सारी डिजीज़ का फेस करना पड़ेगा अगर अर्ली स्टेज में हमने डायग्नोस करके ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर मेजर थ्रेट ऑफ हेल्दी सोसाइटी। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो सोसाइटी के लिए काफ़ी थ्रेडेबल है। Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program। reproductive health care program के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी से दी गई है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को। अगर किसी को हुआ है तो उसे तुरंत क्योर कराना पड़ेगा, उसे तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाएगा। Although the person are vulnerable to these infection, their incidence are reported very high among the person in the age group of 15 to 24 year। तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिला, इस एज के ग्रुप को देखने को मिला, 15 to 20 ईयर के बीच वाले को। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल। तो इसके लिए हमें ये डिजीज़ जो है स्प्रेड हो रहा है, इसके लिए हमें पैनिक नहीं होना, इसके लिए हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या हम कर सकते हैं ये देखेंगे। हम ये डिजीज़ हमें ना हो इसके लिए हमें मल्टीपल या अननोन पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करनी है, और
अगर सेक्स या इंटरकोर्स करना है तो कंडोम का यूज़ करो। दूसरा, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि यू हैव एनी सिम्टम्स या एनी साइन टू यू हैव एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, देन गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर एंड गेट डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट प्रॉपरली। ठीक है, अब हम इनफर्टिलिटी को देखेंगे। देखो अभी इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि कितने सारे प्रोग्राम्स आए कि हमारे इंडिया ने इस पे बहुत ज़्यादा एक्ट किया, पॉपुलेशन को स्टेबल कर रहा था, कंट्रासेप्टिव यूज़ किए, में अबॉर्शन का। अब ये सब इंक्लूड थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो इनफर्टिलिटी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड किया जाता है। फर्टिलिटी कोई डिजीज़ नहीं है, इससे किसी पर्सन की जो जीविका है, जो लाइफ है, वो एज अ नॉर्मल ही है, उसको कोई डिजीज़ नहीं हुआ है। बस प्रॉब्लम ये है कि दैट पर्सन डजंट हैव एनी चाइल्ड, तो इससे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड किया गया। बिना इनफर्टिलिटी को इंक्लूड किए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट नहीं माना जाता। तो लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड द इंडिया आर इनफर्टाइल। पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड फेस कर रही है इनफर्टिलिटी को। अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इंस्पाइट अनप्रोटेक्टेड कोहैबिटेशन, सेक्सुअल कोहैबिटेशन। वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद भी ये चाइल्डलेस हैं, उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को इनफर्टाइल बोला जाता है। रीजन फॉर दिस कुड बी, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे इसका फिजिकल हो सकता है, कंजटाइटल या किसी डिजीज़ हुआ है, ड्रग्स का कंज्यूम करने की वजह से, या इसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसको। तो ये इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से पर्सन डजंट हैव एनी चाइल्ड। इन इंडिया फीमेल इज़ ब्लेम्ड। इंडिया में एक चीज़ है, इंडिया में ना अगर कोई कपल उस इनफर्टाइल है, उनको चाइल्ड नहीं है, तो उसको ब्लेम किया जाता है डायरेक्ट फीमेल को, फीमेल ब्लेम किया जाता है। जैसे यहाँ पे लोग बांझ बोलती हैं औरतें को, तो भाई औरत इसमें क्या कर सकती है, इसमें प्रॉब्लम तो दोनों का हो सकता है ना। सिर्फ देखो अगर कोई कपल फर्टाइल नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों भी इक्वल इम्पोर्टेंस हैं, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है उसमें। ऐसा ब्लेम नहीं करो कि ये फीमेल की वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम किसी में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकती है, तो किसी एक को ब्लेम नहीं करना चाहिए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक could help in diagnosis and corrective treatment of some these disorders and these couple have children। जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनमें क्या किया गया, जो एक्सपर्ट या डॉक्टर्स या इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हॉस्पिटल में, इनकी हेल्थ केयर यूनिट में अच्छे से जो कपल्स थे उनको डायग्नोस किया गया, क्या इनमें ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो पूरा ट्रीट करके क्योर किया गया और वो कपल फर्टाइल हुए और उनको दे हैव चाइल्ड। However, there is such correction not possible. The couple could be assisted children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technology। तो मतलब अगर डायग्नोस ट्रीटमेंट वगैरह के बावजूद भी अगर कपल फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, उनके बच्चे फिर भी नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें कुछ स्पेशल टेक्निक उनके लिए आई, उनका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसमें क्या इंक्लूडेड था, इसमें इंक्लूडेड था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड दी बॉडी, जो फर्टिलाइजेशन है फीमेल की बॉडी में ना होके वो आउटसाइड होता है। तो फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन दैट इज द बॉडी। बॉडी के अंदर जैसी कंडीशन वैसी कंडीशन बाहर तैयार कर रेडी करके रखी जाती है, वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके
एम्ब्रायो या जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं। तो ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दिस मेथड इज पॉपुलरली नोन एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें ओवा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वाइफ या डोनर फीमेल से, एंड स्पर्म कलेक्ट फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल से, एंड फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट बना लेते हैं। ये जाइगोट का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है। तो टेस्ट ट्यूब या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम या उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, और फिर इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जाइगोट या अर्ली एम्ब्रायो को ट्रांसफर करते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, देन ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया तो वो क्या होगा, जाइगोट होगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर इम्ब्रायो का ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलेंगे इंट्रा इंटराइन ट्रांसफर, तो उसको यूटरस में ट्रांसफर करेंगे टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। इन विवो फर्टिलाइजेशन ये जो टेक्निक है ये उनके लिए है जो कंसीव नहीं कर सकते, कैन नॉट कंसीव, मतलब उनमें जो गैमेट के फॉर्मेशन या प्रोडक्शन है वो कम है, लेस काउंट में है, या उनका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। दैट्स वाई ऐसे कपल्स चाइल्ड का बर्थ नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में भी कुछ टेक्निक्स यूज हुई, जैसे ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इसे कहते हैं गिफ्ट गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो क्या हुआ ना, दिल है वो अगर ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर सकती तो वो किसी और से वो ओवम को कलेक्ट करेगी, तो वो ओवम कलेक्ट करेगी किसी डोनर से इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और उसको गिफ्ट है। ये टेक्निक सिर्फ उसी के लिए है जो फीमेल ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो किसी डोनर से लेके बाकी उसमें जो भी इन्वायरमेंट सुटेबल इन्वायरमेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, फीटस की डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन का जो पूरा इन्वायरमेंट है ये उस लेडी के अंदर या उस वोमेन के अंदर प्रेजेंट है, बस उसमें जो गैमेट है ओवम का प्रोडक्शन नहीं है, दैट्स वाई वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए वो किसी डोनर से लेगी। दूसरा मेथड एक मेल के लिए है जो जिसका नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रायो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। तो इसमें क्या किए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में स्पर्म को इंजेक्ट किए, स्पर्म का फ्यूजन कराए ओवम से आउटसाइड दी बॉडी, दैट इज इन लेबोरेटरी में हमने फ्यूजन करा दिया मेल और फीमेल गैमेट का, और फिर इसके बाद जो एम्ब्रायो बना उसको ट्रांसफर कर देंगी फीमेल की बॉडी में फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। either due to inability of male partner to inseminate the female due to low sperm count in the ejaculate could be corrected by the artificial insemination। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये जो टेक्निक है ऐसे मेल पार्टनर के लिए जो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें जो स्पर्म का काउंट है बहुत कम है, दैट्स वाई वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पाते और जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाती लेडी एंड प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो इसके लिए ये भी एक टेक्निक रही, और फिर एक और टेक्निक थी, इन दिस टेक्निक स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड अनहेल्दी डोनर्स। तो जिसमें अगर स्पर्म का काउंट लो है तो क्या करेंगे, किसी दूसरे डोनर से लेंगे और उसको ट्रांसफ़र करेंगे वजाइना में या यूटरस में, फीमेल की वजाइना या यूटरस में। उस टेक्निक का नाम है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये या तो वजाइना में स्पर्म का सीमेन को डालेंगे या तो यूटरस में। ठीक है, इसको बोले इंट्रायूटराइन। ये जितनी भी टेक्निक्स है याद रखना। इन विवो में है गिफ्ट, ICSI, AI and IU. Though options are many, all these techniques are require extremely high precision handling
हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो टेक्निक्स अभी हमने देखा इन विवो एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें हाई एक्सपर्टिव या प्रोफेशन की ज़रूरत पड़ती है और हाई इंस्ट्रूमेंट, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा प्राइसी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की है। तो फैसिलिटी प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। ये जो टेक्निक्स है पूरे कंट्री में, हमारी इंडिया में सब जगह नहीं, कुछ सिर्फ ओनली कुछ सेंटर्स में ही ये टेक्निक अवेलेबल है। ऑब्वियस देयर बेनिफिट इज अफोर्डेबल ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। ऑफकोर्स ये जो है एक काफ़ी कॉस्टली टेक्निक है, तो हर कपल इसे एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ लिमिटेड पर्सन के लिए ही है। Emotional, religious, social factor also different in adaptation of this method। तो मेथड है इस पे भी कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि इमोशन है, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर की वजह से इन मेथड का भी कुछ यूज करने का जो लिमिटेशन हो गया। एंड सिंस अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर, ये जितना भी सब प्रोसीजर्स हमने देखे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही हमें प्रोडक्ट चाहिए था, वो है चाइल्ड। तो इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑफन, इंडिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, टू चिल्ड्रेन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ। तो कई ऐसे अनाथ बच्चे हैं, तो ऐसे को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो अपनी लाइफ खुद से सरवाइव नहीं कर सकते, उनमें मैच्योरिटी नहीं, अभी काफ़ी छोटे बच्चे जो हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और लॉ परमिट लीगल अडॉप्शन, हमारी लॉ में इसको लीगली अडॉप्ट करने का प्रोसीजर है। एंड बेस्ट मेथड ऑफ कपल लुकिंग इन पेरेंटहुड, ये एक बेस्ट मेथड है टू बिकम पेरेंट्स, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये टेक्निक्स जो हैं हमने देखा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो जो ये सिर्फ लिमिटेड पर्सन तक ही ये है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।